हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्जाम टाइम। सर, ये है हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स का लेक्चर नंबर 4 और ये सीरीज कंटिन्यू करवाई जा रही है सीयूईटी पीजी एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम के लिए। लास्ट लेक्चर में मैंने चेंज इन डिमांड टॉपिक स्टार्ट नहीं किया था। तो आज के सेशन में मैं इस टॉपिक से स्टार्ट करूंगा और कोशिश करूंगा डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को खत्म कर दूं, सो दैट फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे जल्दी से मूव ऑन कर पाए। तो अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो, मुझे पहली बार देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, सो दैट उन्हें भी पता चल पाए इस चैनल पे सीयूईटी पीजी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करवाया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं अपने आज के सेशन को बिना टाइम वेस्ट किए। हमारा जो आज का टॉपिक होने वाला है वो है, सबसे फर्स्ट मैं लेने वाला हूँ चेंज इन डिमांड को। मैं पेन चूज कर ले रहा हूँ। जस्ट यहाँ पे देखना, इंट्रो से स्टार्ट करते हैं चेंज इन डिमांड को। तो इसमें दो सिनेरियो हमें देखना है, दो सिचुएशंस होते हैं कि डिमांड में चेंज कब आता है, बेसिकली डिमांड में बदलाव कब आता है, कब डिमांड बढ़ती है तो कब डिमांड घटती है, यही हमें यहाँ पे पढ़ना है। तो देखो, एक चीज याद रखना, डिमांड में कब चेंज आएगा। तो सबसे पहला रीजन हो सकता है जब प्रोडक्ट के प्राइसेस में चेंज आए। मान लो अगर ये फोन मार्केट में 10,000 का मिल रहा है, ठीक है, और कुछ टाइम बाद ये फोन 8,000 का हो जाता है, तो जाहिर सी बात है लोग इसका ज्यादा डिमांड करने लगेंगे। या फिर चेंज करते हैं एग्जाम्पल को, यहाँ पे मैंने एक हाथ में अपने पेन रखा हुआ है, मान लो ये मार्केट में 10 रुपए का पेन बिक रहा है और जस्ट 2 दिन बाद इस पेन का जो प्राइस है वो 5 रुपए हो चुका है, तो जाहिर सी बात है डिमांड बढ़ जाएगी। या फिर तुम कह लो इस पेन का जो प्राइस है वो 15 रुपए हो जाता है, तो डिमांड कम हो जाएगी। तो यहाँ पे प्राइस में चेंज आने से डिमांड में भी चेंज आता है। दूसरा रीजन क्या हो सकता है कि फैक्टर अदर देन प्राइसेस, मतलब प्राइस के अलावा भी कुछ अन्य प्रकार के फैक्टर्स होते हैं जो कि डिमांड को इन्फ्लुएंस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। तुम फिलहाल मान लो बॉल पेन से लिखना पसंद कर रहे थे, ठीक है, बॉल पेन जो होता है, तुम बॉल पेन से लिखना पसंद कर रहे थे, तुम्हारा प्रेफरेंस चेंज हो गया टू द जेल पेन या फिर इंक पेन की तरफ, तुम्हारा प्रेफरेंस चेंज हो गया। तुम अब ये बॉल पेन से लिखना पसंद नहीं करते हो, तुम जेल पेन से लिखना पसंद करते हो। या फिर एग्जाम्पल को अगर चेंज करते हुए मैं समझाऊं, तुम्हें कहीं ना कहीं पहले फॉर्मल वेयर पहनना पसंद था, अब तुम्हारा प्रेफरेंस चेंज होके आ चुका है डेनिम की तरफ, ठीक है। तो तुम्हारे टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, जस्ट यहाँ पे मैं एक फैक्टर ले रहा हूँ, फैक्टर जैसे मान लो तुम टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस मैंने लिया। एक फैक्टर ये भी हो सकता है चेंज इन द प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज। तो ये सारे हैं क्या, फैक्टर्स अदर देन द प्राइस। प्राइस को छोड़कर जितने अन्य प्रकार के फैक्टर्स हैं उनकी वजह से भी डिमांड में चेंज आता है। तो इसी को हमें यहाँ पे समझना है। सबसे फर्स्ट यहाँ पे तुम देखो, पहला है मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व और दूसरा है शिफ्ट इन डिमांड कर्व। तो मूवमेंट जब एक ही डिमांड कर्व पे हो, वो कब होगा, जब प्राइस की वजह से चेंज आए प्रोडक्ट में। क्या मैंने बोला, जब प्रोडक्ट की प्राइस में फेरबदल हो, मतलब इंक्रीज हो या फिर डिक्रीज हो, तो उस सिचुएशन में मूवमेंट होता है सेम डिमांड कर्व पे। और इसके अंदर दो पॉसिबल सिचुएशंस निकल कर आते हैं, पहला कह लो एक्सटेंशन और दूसरा होता है कॉन्ट्रैक्शन। बेसिक है, आगे और डिटेल में ले जाऊंगा। शिफ्ट इन डिमांड कर्व की अगर मैं बात करूं तो यहां भी दो सिचुएशन होंगे। अब क्वेश्चन आता है शिफ्ट इन डिमांड कर्व कब होगा, फैक्टर अदर देन द प्राइस, प्राइस को छोड़कर जितने और भी फैक्टर्स होते हैं उसमें चेंज आने से, उसके इन्फ्लुएंस से डिमांड में जब चेंज हो, दैट इज शिफ्ट इन डिमांड कर्व। तो इसमें क्या होगा, या तो डिमांड बढ़ जाएगा, इंक्रीज होगा, या तो डिमांड डिक्रीज होगा। क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे मूवमेंट अलोंग वर्सेस शिफ्ट। दो सिचुएशंस है। मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व इज अ चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ गुड दैट इज रिजल्ट इन दैट गुड्स प्राइस। प्राइस में चेंज आने से गुड के क्वांटिटी में चेंज आ गया, गुड के क्वांटिटी में चेंज आ गया, दैट इज मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। अब यहां पे देखना, तुम मूवमेंट देखना, अ शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व रिप्रेजेंट किया गया है इसको, ये तुम देख रहे हो, इसे शिफ्ट बोला जाता है। ये राइटवर्ड शिफ्ट होता है और लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है। लेकिन अगर मैं इसे इरेज करके तुम्हें समझाऊं, यहां पे तुम देख पा रहे हो ये जो ब्लैक वाला पॉइंट है, ब्लैक वाला लाइन है, ब्लैक वाला एरो तुम्हें जो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि मूवमेंट को। अब यहां पे देखना, इट इज द रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन द क्वांटिटी डिमांडेड एट गिवन प्राइस। प्राइसेस कम हो गई, यहां पे तुम देखना $350 था, यहां पे डॉलर में लिया गया है तो $350 है। प्राइस प्रोडक्ट की कम हो गई, ये क्या है, टिकट की प्राइस दे रखी है यहाँ पे, टिकट की प्राइस कम होके $215 हो गई। तो यहां पे तुम देखोगे डिमांड जो है वो बढ़ता जा रहा है।
पहले इस प्राइस रेंज पे 350, मैं मान लो इंडियन करेंसी मान के चल रहा हूँ, 350 के टिकट पे 2500 लोग टिकट खरीद रहे थे। जैसे ही प्राइस कम हुआ 215 पे लाया, डिमांड यहाँ पे बढ़ गया, 5000 पे पहुंच गया। तो प्राइस में चेंज आने से डिमांड देख रहे हो कैसे एक्सपैंड कर रहा है, बेसिकली कह लो एक्सटेंशन हो रहा है डिमांड में। यही सिचुएशन अगर तुम जस्ट अपोजिट करो, यहाँ पे मान लो प्राइसेस पहले हुआ करती थी 215, अब प्राइसेस बढ़कर हो गई 350। तो इस सिचुएशन में लोग कम डिमांड करना स्टार्ट करेंगे और डिमांड हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इस चीज को तुम समझ सकते हो यहाँ पे कि एक्सटेंशन कब होता है और कॉन्ट्रैक्शन कब होता है। ये किस सिचुएशन में होगा? मूवमेंट में। और मूवमेंट क्यों होता है, क्या बताया मैंने? प्राइस की वजह से। नेक्स्ट आता है डिमांड फॉर, अब देखना चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, थोड़ा सा इमेज ब्लर है तो काम चला लेना। यहां पे मैंने एक्सपेंशन कैसे समझाया था, प्राइसेस चिकन की कम हो गई तो लोगों ने ज्यादा डिमांड किया, चिकन की प्राइसेस बढ़ गई तो हमारा डिमांड कर्व क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ये कब होता है? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। अब अगर मैं बात करूं यहां पे शिफ्ट की, तो एक चीज याद रखना, मूवमेंट कब होता है? जब प्राइस में चेंज आए। शिफ्ट कब होता है? मान लो चेंज इन द प्राइसेस ऑफ अदर गुड, तुम्हारे इनकम में बदलाव आ गई, तुम्हारे टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस में चेंज आ गए, तुम्हारे एक्सपेक्टेशन में बदलाव आ गई। तो इन 4-5 कारणों की वजह से क्या होता है? शिफ्ट होता है। समझ पा रहे हो इन चीज को? अब शिफ्ट में भी दो सिचुएशन, राइटवर्ड शिफ्ट और लेफ्टवर्ड शिफ्ट। तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एट गिवन प्राइस रिप्रेजेंट शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। अब यहां पे तुम देखना, डिक्रीज इन डिमांड मींस लेफ्टवर्ड शिफ्ट। माइक्रो इकोनॉमिक्स में अगर कोई भी कर्व लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो रहा है, इट मींस डिक्रीज हो रहा है। राइट की तरफ शिफ्ट हो रहा है, इट मींस इंक्रीज हो रहा है। मान लो फैक्टर अदर देन प्राइस अगर मैं बात करूं, जैसे कि यहां पे तुम देख रहे हो तुम्हारे इनकम में बदलाव आया। पहले तुम कमाते थे 60,000 रुपीज पर मंथ, अब तुम कमा रहे हो 40,000 पर मंथ। उस वक्त तुम डिमांड करते थे, मान लो तुम्हारे घर में 20 केजी चावल आता था, बासमती राइस आता था, ठीक है, 20 केजी बासमती राइस आता था। अब तुम क्या करोगे? तुम्हारे इनकम कम हो गई तो तुम सोच रहे हो कि यार कंजम्पशन कम किया जाए। ठीक है, इनकम तुम्हारी कम होने से, चावल की प्राइस वही है अभी भी, तुम्हारे इनकम में कमी आई, 60 से 40 पे पहुंच गए। तो अब तुम बोल रहे हो यार ठीक है चलो 15 केजी ही चावल अब मंगवाएंगे अपने घर में। तो तुमने यहाँ पे डिमांड कम कर दिया, डिमांड डिक्रीज कर दिया, तो तुम्हारा जो डिमांड कर्व होगा वो शिफ्ट कर जाएगा टू दी लेफ्टवर्ड। यहीं पे अगर मैं जस्ट इनकम का ही एग्जांपल लेते हुए बता रहा हूं, तुम 60 केजी खा रहे थे, सॉरी 60 केजी तुम्हारी सैलरी थी और तुम 20 केजी का कंजम्पशन कर रहे थे यहाँ पे, तो तुम सोचोगे कि यार अब मेरा सैलरी हो चुका है 80,000, तो क्यों ना मैं अपना कंजम्पशन बढ़ाता हूं, डिमांड बढ़ाता हूं। तो तुम यहाँ पे 20 केजी की जगह 25 केजी चावल तुमने डिमांड कर दिया। तो इस सिचुएशन में तुम्हारा जो डिमांड कर्व है वो शिफ्ट कर जाता है टू दी राइट वर्ड। तो ये चीज समझ पा रहे हो क्या है, कैसे है? बहुत आसान भाषा में मैं समझा रहा हूं यहाँ पे, कोई परेशानी तुम्हें नहीं होनी चाहिए। समराइज करता हूं, मूवमेंट कब होता है? जब प्राइस में चेंज हो, और जब प्राइस में चेंज होता है तो या तो हमारा डिमांड कर्व एक्सपैंड करेगा या तो हमारा डिमांड कर्व कॉन्ट्रैक्ट करेगा। समझ गए इस चीज को? दूसरा सिनेरियो क्रिएट होता है जब फैक्टर अदर देन प्राइस आए सामने। इट मींस इनकम में चेंज आ रहा हो, तुम्हारे टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस में चेंज आ रहा हो, अदर रिलेटेड गुड्स के प्राइसेस में चेंज आ रहे हो, और साथ ही साथ फ्यूचर एक्सपेक्टेशन में चेंज आ रहा हो। तो उस सिचुएशन में होता है शिफ्ट वर्ड, और शिफ्ट के अंदर दो सिनेरियो निकल कर आता है, राइट वर्ड और लेफ्ट वर्ड, सॉरी राइट वर्ड और लेफ्ट वर्ड। समझ गए इस चीज को? चलो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। आई होप चीजें तुम्हें अभी तक यहां तक क्लियर होती जा रही होंगी। चेंज इन द प्राइस ऑफ अदर गुड्स की अगर मैं बात करूं, तो अदर गुड्स में क्या क्या आते हैं? सब्सटीट्यूट्स और कंप्लीमेंट्री। सब्सटीट्यूट्स में जैसे कि टी एंड कॉफी, कोक एंड पेप्सी। समझ पा रहे हो? कंप्लीमेंट जो कि साथ में इस्तेमाल किए जाए, जैसे पेन एंड इंक। ठीक है, तो बेसिकली इन दो के प्राइसेस में अगर चेंज आता है, ठीक है, तो हमारा डिमांड कर्व शिफ्ट करता है। बता चुका हूं मैं ये सारी चीजें। इनकम में चेंज आता है, तो इनकम वाला अगर सिनेरियो तुम समझोगे, जैसे व्हेन अ राइज इन इनकम इंक्रीज वी डिमांड फॉर अ गुड, द नॉर्मल केस वी से दैट गुड इज नॉर्मल गुड। नॉर्मल केस में, इंफीरियर में अगर हमारा इनकम, व्हेन अ राइज इन इनकम डिक्रीजेस दैट द डिमांड फॉर इंफीरियर गुड। जैसे कि तुम्हारा इनकम कम हो गया तो तुम जाहिर सी बात है इंफीरियर गुड्स की डिमांड करना स्टार्ट कर दोगे। टेस्ट एंड एक्सपेक्टेशंस शिफ्ट है बेसिकली, इसमें मैं ज़्यादा कुछ नहीं समझाऊंगा, मैंने समझा दिया। तो इसी को थोड़ा सा और डिटेल में जाते हुए तुम समझोगे, व्हेन देयर इज अ डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी देयर इज एन इंक्रीज इन डिमांड। जब कमोडिटी के प्राइस में कमी आएगी,
प्राइस गिरेगा तो डिमांड बढ़ता है और उसको हम लोग नाम देते हैं एक्सटेंशन। सेम जस्ट अपोजिट करके तुम देखो, प्राइसेस अगर बढ़ जाती हैं तो डिमांड कम कर दोगे और उसको नाम दिया जाता है कॉन्ट्रैक्शन। इंक्रीज और डिक्रीज मैंने समझा दिया, सेम चीज उसी को यहाँ पे नोट्स के फॉर्म में मैंने लिख रखा है। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव ऑन करते हुए चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आता है टाइप्स ऑफ डिमांड। टाइप्स ऑफ डिमांड में देखोगे सबसे फर्स्ट है डायरेक्ट डिमांड और दूसरा है इनडायरेक्ट डिमांड। इन दो को सबसे पहले समझते हैं। डायरेक्ट डिमांड क्या होता है? वैसे प्रोडक्ट्स जो कि हमारे वांट्स को, हमारी चाहत को डायरेक्टली सेटिस्फाई करते हो, और जब हम उन प्रोडक्ट्स की मांग कर रहे हो, दैट इज डायरेक्ट डिमांड। तो व्हेन अ कमोडिटी इज डिमांडेड टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स डायरेक्टली, इसको नाम दिया जाता है डायरेक्ट डिमांड, और इसको कन्वेंशनल डिमांड के नाम से भी जाना जाता है। जैसे कि तुम कपड़े का डिमांड कर रहे हो, सॉरी क्लोथ्स की डिमांड, कपड़े का डिमांड कर रहे हो, खाने का डिमांड कर रहे हो, कंज्यूमर गुड्स की डिमांड कर रहे हो तुम, तो ये सारे क्या है? डायरेक्ट डिमांड है। वहीं अगर बात की जाए इनडायरेक्ट और डिराइव डिमांड की, तो इसे ध्यान से जरा पढ़ना। व्हेन गुड्स आर डिमांडेड इनडायरेक्टली, दैट इज कंज्यूमर गुड्स बनाने के लिए तुम्हें किसकी जरूरत पड़ेगी? टू प्रोड्यूस कंज्यूमर गुड्स इट इज इनडायरेक्ट डिमांड और डिराइव डिमांड। फॉर एग्जाम्पल, तुम यहाँ पे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का डिमांड कर रहे हो टू प्रोड्यूस कंज्यूमर गुड्स। जैसे कि बिल्डिंग जब कंस्ट्रक्ट करते हो, बिल्डिंग जब तुम बनाते हो, तो बिल्डिंग बनाने के लिए तुम डिमांड करते हो लेबर्स का। तो यहां पे क्या हो गया? ये इनडायरेक्ट डिमांड या फिर डिराइव्ड डिमांड। जैसे एग्जांपल दे रखा है, बिकॉज लेबर इज डिमांडेड टू हेल्प इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस विच इज डायरेक्टली सेटिस्फाई कंज्यूमर डिमांड। तो यहाँ पे बिल्डिंग तुम्हारे नीड को सेटिस्फाई करेगा, और इस नीड को सेटिस्फाई करने के लिए तुम्हें लेबर्स चाहिए, क्योंकि लेबर से बिल्डिंग बनाएंगे और तब तुम्हारा जाकर डिमांड सेटिस्फाई होता है। तो इसको हम लोग नाम देते हैं डिराइव डिमांड। क्योंकि डिराइव डिमांड तुम सोच कर देखो, डिराइव हो रहा है यहाँ पे बेसिकली, एक डिमांड तुम्हारा फुलफिल हो रहा है किसी और अनदर डिमांड से। ज्वाइंट डिमांड की अगर मैं बात करूं, तो जो कि इकट्ठे मांगा जा रहा हो, इकट्ठे तुम्हें मांगा जा रहा हो। जैसे कि चाय बनाने के लिए तुम्हें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी? दूध, चाय की पत्तियां, मैं सिंपली चाय लिख रहा हूं, चीनी की तुम्हें नीड पड़ेगी, ठीक है। तो इन तीनों को जब तुम इकट्ठे डिमांड कर रहे हो, दैट इज ज्वाइंट डिमांड। समझ गए? अगर कहूं तो मैं कंप्लीमेंट्री डिमांड को कहीं ना कहीं डिमांड, ज्वाइंट डिमांड बोला जा सकता है। जैसे कि तुम्हें पेन और इंक चाहिए, तो यहाँ पे तुम ज्वाइंटली डिमांड कर रहे हो, तुम्हारा पर्पस है लिखना किसी चीज पे, और लिख कब पाओगे? जब तुम्हारे पास पेन होगा, और पेन का पर्पस कब फुलफिल हो पाएगा? जब तुम्हारे पेन में इंक होगा। तो जब तुम पेन और इंक को डिमांड कर रहे हो, दैट इज योर कंप्लीमेंट्री डिमांड, और वी कैन सी दैट ज्वाइंट डिमांड। समझ गए इस चीज को? चलो, कंपोजिट डिमांड की अगर मैं बात करूं, तो व्हेन गुड्स और सर्विसेज हैव मोर देन वन यूज। जैसे कि मान लो मैं एग्जांपल ले रहा हूं मिल्क का, तुम दूध से क्या क्या बना सकते हो? चाय बना सकते हो, दही बना सकते हो, मिठाई बना सकते हो, घी बना सकते हो, और भी बहुत सारे इसके इस्तेमाल निकल कर आ सकते हैं मिल्क के। तो इसको नाम दिया जाता है कंपोजिट डिमांड। जब किसी एक प्रोडक्ट के ढेर सारे यूजर्स हो, मतलब एक से ज्यादा यूजर्स निकल कर आ जाए, तो उसको नाम दिया जाता है कंपोजिट डिमांड। नेक्स्ट आता है लेटेंट डिमांड। इट रिफर्स टू डिमांड फॉर गुड्स और सर्विस दैट कंज्यूमर कैन नॉट सेटिस्फाई फॉर थ्री मेन रीजन। लेटेंट डिमांड बेसिकली क्या होता है? तीन कारणों की वजह से जब कंज्यूमर का एक डिमांड फुलफिल ना हो पाए, उसको नाम दिया जाता है लेटेंट डिमांड। जैसे कि मान लो पहला कारण हो सकता है कि तुम्हारे पास पैसे ना हो, इनफ मनी टू परचेज समथिंग। मान लो मुझे ये फ़ोन खरीदना है, और इस फ़ोन को खरीदने के लिए 15,000 की रिक्वायरमेंट है, और मेरे पास फिलहाल 10,000 ही है। तो मेरा ये डिमांड सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा है, फर्स्ट रीज़न के कारण, जो कि है इनफ मनी, मेरे पास पैसे नहीं है। सेकेंड रीज़न हो सकता है कि मुझे Realme 7 मोबाइल लेना था, या वन प्लस का कोई मॉडल लेना था, और फिलहाल वो मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है, नॉन अवेलेबिलिटी है उसकी। थर्ड, तीसरा कारण हो सकता है कि कंज्यूमर उस प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में जानता ही ना हो प्रॉपर। तो इन तीन सिचुएशन में जब तुम्हारा डिमांड फुलफिल ना हो पाए, इन तीन सिचुएशन की वजह से जब तुम्हारे डिमांड को कंप्लीट ना किया जा सके, तो इसको नाम दिया जाता है लेटेंट डिमांड। जैसे कि हो सकता है अगर कोई इस यहाँ पे स्मोक कर रहा हो, और उस स्मोक करने के कारण उसके क्या हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं वो उसे पता ना हो, दैट इज लेटेंट डिमांड। चलो, अब बात करते हैं रीजंस। कुछ रीजंस होते हैं जिसके वजह से हमारा डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोप करता है फ्रॉम लेफ्ट टू द राइट ऑफ ए डिमांड कर्व।
पहला होता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। बेसिकली है क्या, जैसे जैसे यूटिलिटी में मैंने तुम्हें समझाया था, जब किसी चीज को हम लोग कंटिन्यूस कंजम्पशन करना स्टार्ट करते हैं, कंज्यूम करना स्टार्ट करते हैं, तो उससे मिलने वाली यूटिलिटी कम होती जाती है यूनिट बाय यूनिट। पिज्जा वाला मैंने एग्जांपल दिया था, फर्स्ट स्लाइस जब तुम कंज्यूम कर रहे थे तुम्हें सेटिस्फैक्शन नेक्स्ट लेवल का मिल रहा था, धीरे धीरे वो सेटिस्फैक्शन जो तुम्हें मिल रहा था वो कम होता गया। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एक इंपॉर्टेंट कारण बन जाता है डिमांड के डाउनवर्ड स्लोप का। ठीक है, तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट्स दैट विद ईच इंक्रीजिंग क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी इट्स मार्जिनल यूटिलिटी डिक्लाइंस। तो ये एक कारण है जिसकी वजह से हमारा डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोप करता है। दूसरा है ओल्ड बायर्स, व्हेन द प्राइसेस ऑफ गुड्स फॉल द ओल्ड बायर्स टेंड्स टू बाय मोर गुड्स देन यूजुअली देयर बाय इंक्रीज डिमांड। हो सकता है कुछ पुराने बायर्स जब प्रोडक्ट की प्राइसेस में कमी आ जाए तो वो उसे ज़्यादा खरीदना स्टार्ट कर दे, तो इस सिचुएशन में भी क्या होगा, प्राइसेस मान लो कम हो गए, ठीक है, तो हमारा डिमांड क्या होगा, बढ़ जाएगा। रीजन है ना, अब डिमांड बढ़ेगा तो तुम्हारा कर्व कैसा होगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। तो ये कुछ कारणस हैं, बेसिकली रीजंस हैं। तीसरा आता है यहाँ पे सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। सब्सटीट्यूशन इफेक्ट का मतलब समझना, सब्सटीट्यूट गुड्स की अगर मैं बात करूं, सब्सटीट्यूट गुड्स की अगर मैं बात करूं, जैसे कि यहां पे मैं एग्जांपल लेता हूं टी एंड कॉफी का। दोनों 5-5 रुपए के थे, टी का प्राइस बढ़ गया, हो गया 7 रुपये, कॉफी का प्राइस सेम है, तो अब कंज्यूमर क्या करेंगे, कॉफी डिमांड करना स्टार्ट कर देंगे, ज़्यादा कर देंगे ना। तो इस वजह से कॉफी का डिमांड तो बढ़ गया, टी का प्राइस बढ़ा, जिसकी वजह से डिमांड किसका बढ़ गया, कॉफी का। तो इसको नाम देते हैं सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। टी एंड कॉफी आर सब्सटीट्यूट गुड्स, इफ द प्राइस ऑफ टी राइजेस कंज्यूमर कॉफी की तरफ शिफ्ट कर जाएंगे, इससे चाय की डिमांड कम जाएगी और कॉफी की डिमांड बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे जो हमारा डिमांड कर्व होगा टी का, वो डाउनवर्ड की तरफ स्लोप करेगा। समझ गए। इनकम इफेक्ट की अगर मैं बात करूं तो इनकम इफेक्ट रिफर्स टू चेंज इन द रियल इनकम ऑफ परचेजिंग पावर ऑफ द कंज्यूमर व्हेन दे हैव अ प्राइस लेवल फॉल्स द परचेजिंग पावर ऑफ कंज्यूमर इंक्रीजेस। अब यहाँ पे समझना जरा, सिमिलरली व्हेन द प्राइस लेवल राइजेस परचेजिंग पावर कंज्यूमर का क्या होता है, वो डिक्रीज कर जाता है और लेस क्वांटिटी ऑफ गुड्स वो खरीदना स्टार्ट कर देता है। मान लो किसी भी गुड्स की अगर मैं बात करूँ प्राइस की, तो प्राइस अगर बढ़ जाती है, मान लो तुम्हारे पास 10 रुपए थे और तुम मार्केट से 5 रुपए वाले 2 बिस्किट खरीद पा रहे थे, अब इस बिस्किट की प्राइस हो गई 10 रुपए, तो कहीं ना कहीं क्या अल्टीमेटली तुम एक ही पैकेट खरीद पाओगे। अब इससे क्या हो रहा है, तुम्हारा परचेजिंग पावर कम जा रहा है। कहाँ तुम उस 10 रुपए में 2 बिस्किट खरीद पा रहे थे, अब कहाँ तुम उस 10 रुपए में बस एक ही बिस्किट खरीद पा रहे हो। तो इसको नाम देते हैं इनकम इफेक्ट। लास्ट आ जाता है इसमें न्यू बायर्स। कमोडिटी के प्राइसेस में फॉल होते हैं तो कुछ नए बायर्स अट्रैक्ट हो जाते हैं गुड्स की तरफ और उसे वो खरीदना स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट आता है एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जहां पे लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट नहीं करता है। सबसे फर्स्ट आता है इसमें गिवन गुड्स। गिवन गुड्स को क्या नाम दिया जाता है, इंफीरियर गुड्स, जिसका कि डिमांड बढ़ता है विद द इंक्रीज इन इट्स प्राइस। कहोगे ये कैसा प्रोडक्ट है। देयर आर सेवरल इंफीरियर कमोडिटीज मच चीपर देन द सुपीरियर सब्सटीट्यूट often consumed by the poor household as an essential commodity. Whenever the price of given goods increase, its quantity demanded also increase. Because with the increase in the price, the income remaining the same, the poor cut the consumption of superior substitute and buy more quantities of a given goods to meet their basic needs. चलो मैं एक एग्जांपल से तुम्हें समझाता हूँ। एक टाइम पे जब कह सकते हो बहुत गंदा सिचुएशन बना था, फेमिन का सिचुएशन बना था, तो एक लेबर क्लास की अगर मैं बात करूं तो उस वक्त क्या होता था, वो कंज्यूम करते थे उस सिचुएशन बनने से पहले, उस फेमिन का सिचुएशन आने से पहले, तुम सुनते जाना यहाँ पे, वो लोग क्या करते थे, मान लो उनके पास 100 रुपए होता था, तो उसमें से वो क्या करते थे, उस 100 रुपए का कुछ पोर्शन पोटैटो परचेज करते थे और कुछ पोर्शन मीट कंज्यूम करते थे, ठीक है, फ्लैश। ऐसा सिचुएशन बना। अब देखो हुआ क्या, पोटैटो की जो प्राइस है वो बढ़ गई उस फेमीन के बाद, पोटैटो की प्राइसेस बढ़ गई। तो इन लेबर्स ने क्या करा, इन 100 रुपए में, अब अभी भी उनके पास 100 रुपए ही आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उस 100 रुपए में ही उनको अपना जीवन व्यतीत करना होगा। तो उन्होंने क्या करा,
उस वक्त मान लो ये ले रहे थे 60 यूनिट्स ले रहे थे पोटैटो का और 40 यूनिट्स मीट का ले रहे थे। जस्ट मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, 60 यूनिट पोटैटो का ले रहे थे और 40 यूनिट्स मीट का ले रहे थे। अब पोटैटो की प्राइसेस बढ़ेगी, तो इन लोगों ने क्या करा, तुम ध्यान से सुनना, पोटैटो के कंजम्पशन को और बढ़ा दिया। मैं इरेज यहां पे लिखता हूं, इन्होंने क्या किया, पोटैटो कर दिया 70 और मीट कर दिया 30। अब कहोगे ऐसा क्यों? अब तुम जरा सोच कर देखो, पोटैटो क्या है, एक इंफीरियर कमोडिटी है, मार्केट में सस्ते रेट पे मिल जाती है 10 15 20 25 30। लेकिन जब बात आती है मीट की तो जाहिर सी बात है वो हायर प्राइसेस पे अवेलेबल होती है। तो मीट को कह सकते हैं कि वो एक सुपीरियर गुड्स है और पोटैटो एक इंफीरियर गुड्स है। तो उनका क्या मानना था कि यार देखो कितना भी चलो प्राइस बढ़ा, मीट से तो सस्ता है ना, चलो मीट के कंजम्पशन को कम कर देते हैं और पोटैटो के कंजम्पशन को बढ़ा देते हैं। इससे क्या होगी कि हमारी जो बेसिक वांट्स है, हमारी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाएंगी। तो इन्होंने क्या करा, पोटैटो के कंजम्पशन को बढ़ा दिया और मीट के कंजम्पशन को घटा दिया। तो ये कहानी सुनाने का पर्पस ये था कि यहाँ पे पोटैटो क्या है, एक इंफीरियर गुड्स है और मीट क्या है, सुपीरियर गुड्स है। तो गिवन गुड्स वैसे इंफीरियर गुड्स होते हैं जिसकी डिमांड बढ़ती है विद द इंक्रीज इन इट्स प्राइसेस। पोटैटो के सिचुएशन में क्या हुआ कि पोटैटो की प्राइसेस बढ़ी लेकिन उसके डिमांड भी बढ़ गए। तो यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं हो रहा है ना। हमने क्या सीखा था लॉ ऑफ डिमांड में कि अगर प्राइसेस बढ़ेंगी तो पोटैटो की डिमांड कम हो जाएगी। तो ये है गिवन गुड्स, समझ गए। एक और एग्जांपल दे रखा है, चाहो तो तुम इसे पढ़ सकते हो, लेकिन इतना काफी अगर ये समझ गए तो तुम। नेक्स्ट आता है वेवलिन गुड्स। ये भी एक एक्सेप्शन है वेवलिन गुड्स। मैं अगर थोड़ा डिटेल में ले जाने से पहले इसे कुछ पॉइंटर्स तुम्हें बता दूं, जैसे कि थॉर्स्टेन वेवलिन के थ्रू ये दिया गया था, ये एक इकोनॉमिस्ट थे, इन्होंने इस डिमांड को दिया था, इस गुड्स का नाम दिया था, दैट इज वेवलिन। इसे वेवलिन इफेक्ट भी बोलते हैं। कॉन्स्पीशियस कंजम्पशन, अकॉर्डिंग टू द वेवलिन कुछ ग्रुप होते हैं, there are a certain group of people who measures the utility of the commodity purely by its price, which means they think that higher priced goods and service derive more utility with the lesser। चलो समझना जरा, यहाँ पे कुछ गुड्स की मैं अगर तुम्हें एग्जाम्पल देता चलता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं देता हूँ तुम्हें प्लैटिनम का एग्जाम्पल। प्लैटिनम समझते हो, प्लैटिनम के ऑर्नामेंट्स आते हैं, रिंग्स आते हैं, प्लैटिनम महंगे होते हैं। अब सोसाइटी के जो रिच क्लास के पीपल है वही इसे अफोर्ड कर पाते हैं, वही इसे परचेज करते हैं। उनको उनका परचेज करने का रीज़न होता है कि यार ये जो गुड्स हैं ये कहीं ना कहीं मोस्ट प्रीमियम गुड्स हैं और इनको कहीं ना कहीं हाईएस्ट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन इस गुड से मिलता है। तो प्लैटिनम कौन लेता है हमारी सोसाइटी में? रिच क्लास के लोग लेते हैं। डायमंड का एग्जाम्पल ले लो। अच्छा, और टिपिकल थोड़ा सा, अब तो मार्केट में तुम देखोगे आईफोन, एप्पल के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो बहुत ही कॉमन हो गए, किसी के पास भी मिलने लगे, कह लो कॉपी कह लो या फिर ओरिजिनल कह लो। लेकिन तुम देखोगे एक टाइम पे जब ट्रेंड चला था आईफोन यार बहुत प्रीमियम लोगों के पास होता था, ठीक है। लेकिन अब तुम क्या देख रहे हो, वो सभी के पास हो रहा है। तो अभी का सिचुएशन हटाते हुए कुछ टाइम तुम अगर पहले जाते हो तो आईफोन भी एक वेवलिन गुड्स के अंदर आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे सोसाइटी की जो रिचेस्ट क्लास के पीपल होते हैं वही उसे अफोर्ड कर पाते हैं और उन्हें लगता है कि वो गुड्स उन्हें हाईएस्ट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करेगा, हाईएस्ट लेवल ऑफ यूटिलिटी उन्हें उस प्रोडक्ट से मिल जाएगी। तो यहाँ क्या है, एप्पल का जितना प्राइस बढ़ेगा, एप्पल 14 आया, आईफोन 14 आया, लोग शिफ्ट कर गए, डिमांड कर लिया, प्लैटिनम की प्राइसेस बढ़ती हैं, लोग खरीदते हैं। तो ये क्या है, यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड वर्क नहीं कर रहा है। थर्ड आ जाता है एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइस चेंज इन फ्यूचर। ये चीज तुम पढ़ चुके हो, मैं पहले भी तुम्हें बता चुका हूं। एक टाइम पे हुआ था क्या कि मार्केट में ये ट्रेंड चला था कि नमक की जो प्राइसेस है वो बढ़ जाएंगी, बहुत हाईएस्ट लेवल पे चली जाएंगी। तो यहाँ पे एक्सपेक्टेशन की गई कि फ्यूचर में नमक की प्राइसेस बढ़ने वाली हैं, तो लोगों ने ज्यादा डिमांड कर लिया। तो ये भी सिचुएशन हो सकता है कि प्राइसेस कम होने वाली है तो लोग अभी कम डिमांड करेंगे। तो यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता है। और चौथा होता है इग्नोरेंस। कभी कभी कुछ कस्टमर्स जो कि रेशनल नहीं होते हैं वो हाई प्राइस्ड कमोडिटीज भी परचेज कर लेते हैं, तो उनके ये इग्नोरेंस की वजह से हो पाता है। तो इस सिचुएशन में भी लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता है। पांचवा आता है इमरजेंसी की सिचुएशन, जैसे कि मेडिकल, तुम्हें दवाई की जरूरत है, तो उस सिचुएशन में तुम वहां पे जाके बार्गेनिंग नहीं करोगे। उस सिचुएशन में तुम्हें तुम्हारा लॉ ऑफ डिमांड उस पर अप्लाई नहीं होता है। तुम सिंपली चाहते हो कि मुझे कैसे भी मेडिसिन मिल जाए, चाहे किसी भी प्राइस पे मिल रहा हो। तो ये भी एक एक्सेप्शन है। सिक्स्थ होता है चेंज इन फैशन एंड टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। तुम्हारे टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस में चेंज आने लगे। तुम पहले लोकल ब्रांड्स के कपड़े पहनना पसंद करते थे, अब तुम ब्रांडेड कपड़े पहनना पसंद कर रहे हो।
अगर वो हाई प्राइस पे भी मिल रहे हैं तो भी। तो यहाँ पे तुम्हारे फैशन, टेस्ट और प्रेफरेंस में चेंज आने की वजह से भी हो रहा है। पहले तुम स्ट्रीट फूड खाना पसंद करते थे, अब तुम रेस्टोरेंट में बैठकर ही खाना पसंद करोगे। तो दैट इज चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस। कॉन्स्पीशियस नेसेसिटीज की अगर मैं बात करूं, तो जो कि हमारे डेली लाइफ में एसेंशियल कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं, कि उसके बिना हमारा रहन सहन नहीं हो पाता है। घर में फैन की बात अगर मैं कर लूं, गर्मियों के दिन में जरूरत पड़ती है, रेफ्रिजरेटर कह लो, अभी ठंड के मौसम में रूम हीटर, ब्लोअर्स, तो वॉशिंग मशीन्स भी अभी कॉन्स्पीशियस नेसेसिटीज में आ गई है। पहले ये नहीं आया करती थी, लेकिन अभी हर घर में इसकी रिक्वायरमेंट होती है। यार कौन हाथ से कपड़े धुलता रहेगा बैठ के, मम्मी पे कितना लोड डालोगे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं एट्थ की, तो बैंड वैगन इफेक्ट आ जाता है, द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड व्हेन द कंज्यूमर ट्राई टू परचेज दोज कमोडिटी जो कि उनके मित्र के द्वारा परचेज किया गया है, उनके पड़ोसियों के द्वारा परचेज किया गया है। तुम कहोगे यार शर्मा जी के पास एक फॉर्च्यूनर पड़ी हुई है, फॉर्च्यूनर नहीं दूंगा, वो ये कुछ ज़्यादा ही हाई फाई हो गया। मान लो उनके पास एक बाइक रखी हुई है, अब तुम कहोगे यार मुझे भी बाइक चाहिए। या फिर तुम बोलोगे यार मेरा जो फ्रेंड है ना, वो उसके पास ये मोबाइल फ़ोन है या उसके पास ये टैब है, मुझे भी वो टैब चाहिए। तो यहाँ पे तुम्हारे फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, नेबर्स की वजह से तुम जिस कमोडिटी को परचेज कर रहे हो, उस कमोडिटी को नाम दिया जाता है, उस कमोडिटी के इफेक्ट को नाम दिया जाता है बैंड वैगन इफेक्ट, बैंड बैगन इफेक्ट। और उसी में तुम देखोगे यार सबके घर में एसी लगना स्टार्ट हो गया, तुम्हारे भी घर में डिमांड हो जाएगा। दैट इज बैंड वैगन इफेक्ट। तो ये सारे कुछ पॉइंटर्स है जहां से क्वेश्चंस बनने के चांसेस हैं, और ये सारे क्या है, एक्सेप्शंस है जहां पे लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता। आई होप चीजें तुम्हें विजिबल होगी, यहां तक समझ गए इस चीज को। अब नेक्स्ट मूव करते हैं अपने एक इंट्रो की तरफ। जस्ट मैं तुम्हें बताना चाहूंगा, अगर तुम प्रिपेयर कर रहे हो CUET PG MCOM के लिए, तो तुम ज्वाइन कर सकते हो एग्जाम टाइम के अल्टीमेट बैच को, जहां पे तुम्हें लाइव प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएंगे, PDF नोट्स मिल जाएंगे, ऑनलाइन टेस्ट, डाउट सेशन, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, वो भी बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे। तो तुम इसे ज्वाइन कर सकते हो एग्जाम टाइम के ऐप से। डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक दे रखा है, वहां से जाकर डाउनलोड करो, स्टोर सेक्शन से जाकर बैच में इनरोल करवा लो। ये रहा मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, अगर तुम्हारे कोई भी डाउट्स रह जाते हैं तो इस नंबर पे तुम कॉन्टैक्ट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल भी तुम ज्वाइन कर सकते हो। सो आज के सेशन को यहीं पे एंड करेंगे। नेक्स्ट सेशन में मैं स्टार्ट करूंगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को, और कोशिश करूंगा कि एक लेक्चर के अंदर उसे निपटा दूं मैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।